औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं खैरियत से हूँ। आई होप आप भी खैरियत से होंगे। जैसा कि आपको पता है कि MTH201 की GDB में मैंने प्रॉमिस किया था कि हम इम्पोर्टेंट लेक्चर तैयार करेंगे, ऑब्जेक्टिव शॉर्ट लॉन्ग क्वेश्चंस हम तैयार करेंगे, एक एक वीडियो बनाएंगे किस किस की, MTH202 की, MTH301 की और MTH301 की। आपने बड़े कमेंट किए, लेकिन बच्चे ये देखो, जब भी मैं कोई लेक्चर देता हूँ ना, उसमें पूरी सीरीज़ मैंने कंप्लीट की हुई है। उसमें जब मैं लेक्चर देता हूँ उसमें मैं ऑब्जेक्टिव शॉर्ट लॉन्ग इंपॉर्टेंट 3 चीज़ें बताता हूँ। समझ लगी ना बात की। MTH101 की कैल 1 की वो भी आपको पूरी की पूरी सीरीज़ आपके सामने अवेलेबल है यूट्यूब में, तो वहाँ पे भी मैंने इंपॉर्टेंट चीज़ें बताई हुई हैं। वहाँ पे जिनकी सीरीज़ कंप्लीट नहीं है, सिर्फ उनकी वीडियो बनाने के लिए हमने ये जो काम किया है। तो समझ लगी ना बात की। बाकियों की इंशाल्लाह सीरीज़ जो है ना वो जब कंप्लीट हो जाएगी फिर हम ये लेक्चर नहीं देंगे, ये वाला, ठीक है ना। ये इंपॉर्टेंट लेक्चर सिर्फ उनके लिए जिनकी सीरीज़ कंप्लीट नहीं हुई। चलें लेक्चर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे लिंक को शेयर कीजिएगा, ठीक है ना, ये मेन बात, और लाइव देखिएगा, ऑनलाइन देखिएगा, ठीक है ना। व्हाट्सअप ग्रुप्स और फेसबुक ग्रुप्स में लाजमी शेयर कीजिएगा। और लेक्चर स्टार्ट करते हैं। लेक्चर नंबर 23 में जो इंपॉर्टेंट 3 चीज़ें वो मैंने निकाली हैं। सबसे पहले जो है ना वो प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, उसके 2 स्टेप्स होते हैं, ठीक है। नंबर 1 जो है वो बेसिक स्टेप है, वो क्या करते हैं, n= आप 1 पुट करते हो या k= 1 पुट करते हो। समझ लगी ना बात की। k=1 या n=1 पुट कर देते हो। दूसरे स्टेप में क्या होता है, इंडक्टिव स्टेप, उसमें आप n=k पुट करते हो, देन प्रूव क्या करते हो, n=k+1, ठीक है ना, n=k+1। तो इट मीन कि आपको अगर वो पूछ लेता है पेपर में प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन के कितने स्टेप्स होते हैं, तो 2 स्टेप होते हैं, ठीक है ना, 2 स्टेप्स हैं। और पहले स्टेप में आपने 1 पुट करना होता है, दूसरे में आपने n=k पुट करके फिर k+1 आपने प्रूव करना होता है। समझ लगी ना बात की। तो उसके बाद आपके पास सीरीज़ है काउंटिंग की, सिंपल काउंटिंग की, ठीक है ना। तो वो इसकी जो आप प्रोडक्ट फॉर्म लिखोगे n×n+1/2, ये दे के ये पूछ सकता है आपको, ठीक है ना। अब देखो, अगर वो आपको ये कहता है कि आप इस सीरीज़ में 2 पुट करो, 2 पुट करने का मतलब ये होता है कि 2 तक सम कितना आएगा। देखो मिसाल के तौर पे यहाँ पे 2 लगाओ, 2 के साथ 2 कैंसिल, 2 + 1 3 आ गया। तो देखो 2 टर्म का सम उसने पूछा था, 2 प्लस कितना आ गया 1 कितना आ गया 3। तो इट मीन के आपने क्या किया, सम आपने यहाँ पे 2 लगा के यहाँ पे आपने 2 टर्म्स का सम निकाला है। समझ लगी ना बात की। 3 लगाओगे ना यहाँ पे 3, तो इसका मतलब है कि आपके पास 6 आना चाहिए। कितना आना चाहिए, 6 आना चाहिए। देखो 3 इंटू, देखो ज़रा, 3 + 1 4, 4 को 2 पे डिवाइड करोगे कितना आएगा 2, और ये 6 आ गया। तो जैसे है देख लेते हैं। सबसे पहले तो चेक किया मैंने, पुट n=3 लगाया मैंने। तो 3 लगाने का मतलब ये है कि यहाँ पे लगाओ 3, तो ये तो 9 आ गया। समझ लगी ना बात की। इसका मतलब है कि 3 टर्म्स तक आपने जाना है, 3 टर्म्स तक आपने जाना है, तो वो आपका कितना आएगा, 9 आना चाहिए। देखो आता है 4 और ये 5, कितना आ गया ना 9, ठीक है ना। तो इसका मतलब है कि 3 टर्म्स तक आप गए हो, तो आपका 9 आ गया। अब इस पर भी चेक कर लेते हैं। ये देखो मैंने लिखा हुआ है 2n-1, n की जगह पे आपने 1 2 3 लगाना है। तो आप लगाओ ज़रा 2 × 1, यहाँ से तो 1 आ गया, यहाँ से 4 और -3 आ गया यहाँ पे, तो और यहाँ से कितना आ गया 6 और -1 5 आ गया। तो ये लो, ये 9 आ गया। यू अंडरस्टैंड, समझ लगी ना बात की, क्लियर है। ओके, ये भी शॉर्ट और लॉन्ग में मैंने ये सारा तफसीलन बताना है आपको। इंपॉर्टेंट एक एक चीज़ मैंने करवानी है इसकी, ठीक है ना। ये तो सिर्फ ऑब्जेक्टिव है। तो उसके बाद है सीरीज़ आपके पास 1 + 2, 2 का स्क्वायर प्लस अप टू सो ऑन। ये क्या होता है बेसिकली, ये ऐसे है, ये 2 के अंदर लिखी गई है। ये देखो ज़रा, यहाँ पे 1 समझ लो कि 2 की पावर 0 है, यहाँ पे 2 की पावर 1 है, 2 की पावर 2 है, प्लस अप टू सो ऑन 2 की पावर n है, इक्वल टू 2 की पावर n + 1 - 1, ये इसके इक्वल होता है। समझ लगी ना बात की। ये आप जर्नल याद रख लीजिएगा, ये पेपर में इतना ज़्यादा पूछता नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने ये लिख दी थी। उसके बाद ये इंपॉर्टेंट है कि स्केयर वाली टर्म है उनका सम भी करना है। तो इसका क्या होता है जी, n×n+1, 2n+1/6। तो यहाँ पे आप क्या करो, n की जगह पे 2 लगा के देखो, n की जगह पे 2 लगाओगे ना, तो आपका आंसर क्या आना चाहिए, 2 टर्म का सम आना चाहिए, 1 और ये 4 5 आना चाहिए आपका, और 5 आएगा भी। यहाँ पे लगाओ 2 और आपका 5 आंसर आएगा। यू अंडरस्टैंड, समझ लगी ना बात की। अब उसके बाद थोड़ी सी ना डिवीजन वाली सीरीज़ है, 1/2 प्लस 1/2 × 3 प्लस अप टू सो ऑन। ये देखो एक 1 2 2 3, तो यहाँ पे क्या आएगा, n×n+1, एक n है, दूसरा उसमें एक ऐड हो रहा है, एक उसमें क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है, प्लस हो रहा है, ठीक है ना, इक्वल टू n×n+1। तो अब देखो 2 टर्म्स का आप अगर चेक करना चाहते हो तो आपके पास यहाँ पे 2 लगा दो, 2/3 आएगा, 2/3,
तो आप इसे चेक कर लेना कि आपकी 2 टर्म्स का जो सम आएगा वो क्या आएगा, 2/3 आएगा। ठीक है, एलसीएम लेने के बाद यहाँ पे एलसीएम लेने के बाद आपके पास आएगा 2/3। समझ लगी बात की। डी मॉर्गन्स लॉ क्या है वो आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा है, 6, 7 से पढ़ रहे हैं हम, 5 से। तो ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू, यूनियन है तो यहाँ पे आपने इंटरसेक्शन कर देना है, तकाते कर देना है, तो इसका अलग अलग कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। अगर तकाते हैं मतलब इंटरसेक्शन है तो आपने इसका यूनियन कर देना और अलग अलग कर देना। यू अंडरस्टैंड, समझ लगी ना बात की। चलें आगे देखते हैं फिर बाद में। जी डियर स्टूडेंट्स, अगर हम आगे बात करें तो आपके पास है लेक्चर नंबर 24, उसमें इंपॉर्टेंट चीज़ें कौन सी करने वाली हैं वो हम डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम अगर बात करें तो डिविजिबिलिटी है, n इज इक्वल टू डी डॉट के। ठीक है ना, डी इंटू के मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पे के जो है ना वो एनी इंटीजर है, कोई इंटीजर है। ठीक है ना, अब देखो ज़रा बात करेंगे हम कि यहाँ से अगर हम के की वैल्यू निकालते हैं तो डी को डिवाइड करना पड़ेगा। ये तो जर्नल है, लेकिन याद रखिएगा ग्रुप थ्योरी, सेट थ्योरी में और नंबर थ्योरी में किस तरह डिविजिबिलिटी को हम डिनोट करते हैं, ज़ाहिर करते हैं, वो ऐसे करते हैं। देखिएगा ये n/d है, बेसिकली देखने को मिल रहा है कि n/d है, लेकिन इसे लिखना कैसे है, d/n। ठीक है ना, ये डिविजिबिलिटी है। ध्यान से मरूजी में पूछा होता है उसने कि डिविजिबिलिटी को हम कैसे डिनोट करते हैं या कैसे लिखते हैं या कैसे शो कर सकते हैं। ठीक है ना, तो ये k इज़ एनी इंटीजर। ठीक है ना, k इज़ एन इंटीजर या एनी इंटीजर। ठीक है ना, उसके बाद है आपके पास दूसरा, पहली ऑब्जेक्टिव ये हो गई, दूसरी ये कि 0 का फैक्टोरियल इज इक्वल टू 1 का फैक्टोरियल और इज इक्वल टू 1। ये डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे आपने फर्स्ट ईयर में, ठीक है ना, फर्स्ट ईयर चैप्टर नंबर 7 में वहाँ पे बड़ी डिटेल के साथ वहाँ पे प्रूफ एग्जांपल दी हुई है। ठीक है ना, वहाँ से आप गो थ्रू कर सकते हो। ओके हो गया। उसके बाद है सीक्वेंस। सीक्वेंस क्या होती है, सीक्वेंस की आपके पास 3 टाइप्स होती हैं। नंबर 1 आपके पास अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जिसे कहते हैं, अर्थमेटिक सीक्वेंस, ज्योमेट्रिक सीक्वेंस और हार्मोनिक सीक्वेंस। समझ लगी ना बात की। तो यहाँ पे अगर हम बात करें सिंपल सी, मैं मतलब कि आपको टाइप्स बता रहा हूँ। सीक्वेंस तो बहुत ज़्यादा होती हैं, ठीक है ना, बाउंडेड सीक्वेंस, अनबाउंडेड सीक्वेंस, इनफाइनाइट सीक्वेंस, ठीक है ना, फाइनाइट सीक्वेंस, बहुत ज़्यादा अल्टरनेटिव सीक्वेंस। तो यहाँ पे सिंपल बात हो रही है, ठीक है ना। सुनने वाला लेक्चर ये ना कह रहा होगा सर ने तो सीक्वेंस बताई 3 है, ठीक है ना, मुझे पता है, लेकिन बस हैंडआउट्स के हिसाब से मैं बता रहा हूँ। ठीक है ना, चलें, एक ऐसी सीक्वेंस, ठीक है, तो मतलब कि यहाँ पे सिर्फ सीक्वेंस की बात हो रही है, सीक्वेंस और सीरीज़ की, बस। यहाँ पे टाइप्स की बात आगे लेक्चर में होगी 25, 26 में। ठीक है ना, अब देखो ज़रा, जब कॉमाज यूज़ किए जाएं, टर्म्स के बिटवीन कॉमाज यूज़ किए जाएं, कॉमे यूज़ किए जाएं, तो देन हम उससे कहते हैं कि ये सीक्वेंस है। अब टाइप्स पता नहीं कौन सी है, कौन सी सीक्वेंस, अभी इसके ऊपर हम डिस्कस नहीं कर रहे। तो इसकी एग्जांपल 1 2 3 4 5 6 अप टू 7 कॉमे लगे हुए हैं ना। इसी तरह ही अगर सीरीज़ की बात की जाए तो कॉमाज ख़त्म करके प्लस लगा देने हैं, कॉमाज ख़त्म करके क्या करना है, प्लस लगा देने, ये सीरीज़ बन जाएगी। अंडरस्टैंड, समझ लगी ना बात की, आई होप समझ लगी होगी। जी डियर स्टूडेंट्स, अगर हम आगे बात करें तो आपके पास है लेक्चर नंबर 25, जिसमें हम डिस्कस करेंगे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें। ठीक है, और बहुत ही मेरी नज़र में लेक्चर नंबर 25 ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, इसमें बहुत ज़्यादा पेपर आता है। चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखो मेथड्स ऑफ प्रूफ। 2 मेथड्स होते हैं, एक डायरेक्ट और एक इनडायरेक्ट। ठीक है ना, डायरेक्ट प्रूफ वो जो हमने ये पढ़ा है प्रीवियस लेक्चर्स में, P देन Q, ठीक है ना, P इम्प्लाइज Q, यू अंडरस्टैंड ना, ये होता है डायरेक्ट प्रूफ। अब इनडायरेक्ट प्रूफ जो होता है उसकी 2 टाइप्स हैं, एक वो कंट्रा पॉजिटिव वाली, ठीक है ना, कंट्रा पॉजिटिव वाली, दोनों के साइड्स भी चेंज और नोट भी लग गया, ठीक है ना, ये कंट्रा पॉजिटिव वाली, कंट्रा पोजिशन इसका नाम है, ठीक है ना, प्रूफ बाय कंट्रा पोजिशन। ठीक हो गया। एक दूसरा जिसके अंदर हम सी इन्वॉल्व कर देते थे, तो सी इन्वॉल्व करने का मतलब क्या था, कंट्राडिक्शन। क्या था, कंट्राडिक्शन। देख लें, प्रूफ बाय कंट्राडिक्शन, P इम्प्लाइज Q या P देन Q, ठीक है ना, इक्वलेंट P एंड नॉट Q देन या इम्प्लाइज C, मतलब कंट्राडिक्शन। समझ लगी ना बात की। तो इस मेथड का नाम है कंट्राडिक्शन और इस मेथड का नाम है कंट्रा पॉजिटिव या कंट्रा पोजिशन। यू अंडरस्टैंड ना, समझ लगी बात की। जी स्टूडेंट्स, अगर हम आगे बात करें तो आपके पास बड़े मज़े के यहाँ पे केसेस पड़े हुए हैं, ये ध्यान से कीजिएगा, ये ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है और मोस्ट वेरी इंपॉर्टेंट है ये वाले। ठीक है, सबसे पहले देखो ज़रा, 2 पे आपका पड़ा हुआ है जी, इवन प्लस इवन इज इक्वल टू इवन। इवन को इवन में ऐड करो तो इवन ही आता है। इसकी एग्जाम्पल देख लो, 2 + 2 इज इक्वल टू 4। ठीक है, इवन माइनस इवन इज इक्वल टू इवन। एग्जाम्पल देख लो ज़रा, देखो ज़रा एग्जाम्पल इसकी क्या होगी, 4 - 2 इज इक्वल टू 2। ठीक है ना, इसी तरह ये देखो ज़रा, 6 - 2 इज इक्वल टू 4। समझ लगी ना बात की।
इस तरह आपने इसे गो थ्रू कर लेना है। और ये देखो ज़रा ऐसे भी अगर करके देख लो 0 - 2 तो -2 मतलब इवन ही होता है, ठीक है ना, समझ लगी ना बात की। इवन नेगेटिव भी होते हैं और पॉजिटिव भी होते हैं। उसके बाद है ओड प्लस ओड इज इक्वल टू इवन। देखो ज़रा 3 + 5 इज इक्वल टू 8, ठीक है। ये आपको ऑब्जेक्टिव इस तरह पूछेगा, द सम ऑफ 2 ओड नंबर्स इज ऑलवेज इवन, ठीक है, समझ लगी ना बात की। तो ओड माइनस ओड इवन मतलब कि 5 - 3 इज इक्वल टू 2 आ गया, ठीक है। उसके बाद इवन का स्केयर वो पूछेगा, इवन का स्केयर क्या होगा, ऑलवेज इवन होगा, ठीक है। देख लो इवन का स्केयर अगर लिया जाए तो वो ऑलवेज इवन होता है। ओड का अगर स्केयर लिया जाए तो वो ओड होता है ऑलवेज, ठीक है। ये एग्जांपल भी देख सकते हैं आप, सिंपल सी। उसके बाद है इवन प्लस ओड क्या होता है, ओड होता है, ठीक है जी, एग्जांपल देख सकते हो आप, यू अंडरस्टैंड। उसके बाद इवन माइनस ओड क्या होता है, ओड होता है, या ओड माइनस इवन ओड ही होता है, ठीक है। समझ लगी बात की। वो नेगेटिव का आ जाएगा, ये मतलब कि यहाँ पे पॉजिटिव मैंने लिखा हो ओड है, ठीक है, समझ लगी ना बात की। तो ये देखो ज़रा, अगर आप 3 - 8 करो माइनस का 5 आएगा, माइनस का ओड आएगा। यहाँ पे मैंने 8 पहले लिखा तो प्लस का ओड आ गया, ओके। अब इन जर्नल ओड नंबर्स को कैसे डिनोट करते हैं, फर्स्ट ईयर में बड़े डिटेल के साथ चैप्टर नंबर 9 में, वहाँ पे रेंज और डोमेन 9.4 में हमने डिफाइंड आउट की है, ठीक है ना। वहाँ पे हमने ये सीखा था n इज इक्वल 2 होता है जी आपके पास 2k + 1, यहाँ पे 0 लगाओ तो 1 आता है, फिर 2 लगाओ, फिर 3 लगाओ तो आपके पास ओड नंबर जनरेट होते हैं। जनरेट क्या होते हैं, ओड नंबर। तो n इज इक्वल टू 2k + 1 ये ओड नंबर होता है, इसे आप जनरल लिखते हो, ठीक है। उसके बाद इवन नंबर को जनरल कैसे लिखते हो, n इज इक्वल टू 2k, समझ लगी ना बात की। तो ये भी आपका जनरेट होता है इवन नंबर। उसके बाद इवन मल्टीप्लाइड बाय इवन, इवन 2 2 तो 4, ठीक है। उसके बाद है इवन डिवाइड बाय इवन, तो ये इंटीजर आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता, मे और मे नॉट भी, ये मैंने ब्रैकेट में लिखा हुआ है। जैसे देखो 2/2 है, 2/2 है तो 1 आ गया, ये तो एक इंटीजर आ गया, लेकिन ये ओड आया। अब इसी को हम क्या करते हैं, हम ऐसे कर लेते हैं कि क्या करते हैं, 4 को डिवाइड में रखते हैं, ऐसे 2 डिवाइड बाई 4 कर देते हैं, तो ये 1/2 आएगा। ये तो आपके पास फ्रैक्शन में आ गया, तो ये तो इंटीजर नहीं है, तो इसके ऊपर हम डिस्कस कर ही नहीं सकते, समझ लगी बात की। इवन अब देखो यहाँ पे आपके पास केस क्या बनेगा, मे और मे नॉट भी। इसी तरह ही ओड मल्टीप्लाइड बाय ओड, ओड ही आएगा। इसकी एग्जांपल देख लो ज़रा, 3 9 27। इसी तरह अगर डिवीजन की बात करें तो ये भी मे और मे नॉट भी, ठीक है ना, समझ लगी बात की। उसके बाद है आपके पास 15 नंबर पे n के ऊपर स्क्वायर रूट लिया है, तो वो आपके पास इरेशनल आना चाहिए। क्या आना चाहिए, इरेशनल। सिर्फ एक शर्त में आ सकता है इरेशनल, अगर n क्या हो, प्राइम हो। क्या हो, प्राइम हो, मतलब कि वो नंबर हो जो अपने आप के अलावा किसी और टेबल पे नहीं जाते। फॉर एग्जांपल 2, सबसे छोटा प्राइम 2 होता है, याद रखना, ये पेपर में पूछा हुआ था लास्ट टाइम। उसने पूछा था सबसे छोटा तरीन जो प्राइम है वो कौन सा नंबर होता है, वो 2 होता है। कौन सा होता है, 2 होता है। तो देखो ज़रा 2 का स्क्वायर रूट लोगे, वो भी इरेशनल, ये भी इरेशनल, ये भी इरेशनल, इरेशनल इरेशनल इरेशनल। समझ लगी बात की, प्राइम नंबर की मैं बात कर रहा हूँ, यू अंडरस्टैंड, समझ लगी बात की। अब देखो ऐसे नंबर जो अपने आप के अलावा किसी और टेबल पे नहीं आपको दिखाई देते, जो कि कंपोजिट, देखो कंपोजिट तो हो सकते हैं ना। जैसे फॉर एग्जांपल देखो यहाँ पे 15 है, 15 को अगर हम देखें तो 15 3 मल्टीप्लाइड बाय 5 होता है, ठीक है ना, 3 मल्टीप्लाइड बाय 5 होता है। अब 3 मल्टीप्लाइड 5 होता है, ये तो मतलब कि 3 के टेबल 3 5 15 और 5 3 15, हाँ ये तो हो सकता है। ये 15 गलत है, यहाँ पे 15 नहीं आएगा, 13 आ गया, इसके बाद 17 और 19, ठीक है ना, ये गलत है। यहाँ पे आएगा आपके पास 17। सिंपल सी बात है, जो ऐसे दिखाई दें अपने आप के अलावा किसी और टेबल पे दिखाई ना दें। जैसे देखो 11 है, 11 आपको कहीं और दिखाई नहीं देगा, 13 है कहीं और दिखाई नहीं देगा। लेकिन अगर 15 की बात करें तो 15 देखो ज़रा, 15 आपको टुकड़े देता है 3 और 5 के, 3 5 15, तो ये 3 के टेबल पे भी जाता है और 5 के टेबल पे भी जाता है। ये कहने का मतलब ये हो गया कि जो 1 और अपने आप के अलावा किसी और टेबल पे ना जाए वो प्राइम नंबर होता है। वो क्या होता है, प्राइम नंबर, याद रखिएगा, यू अंडरस्टैंड, ध्यान से कीजिएगा। दुनिया का कोई भी प्राइम नंबर है उसका स्क्वायर रूट लिया जाए तो वो आपके पास इरेशनल बनता है, गैर नातक अदाद होते हैं वो वाले। और एक और बात याद रखिएगा, कैलकुलेटर आप अपने हैंड में रखिएगा, कैलकुलेटर पे आपने क्या करना है, आपने 2 का स्क्वायर रूट लेना है। अगर तो देखें पहली बात तो ये इरेशनल ही है,
ये टर्मिनेट नहीं होगा, पूरी कैलकुलेटर की स्क्रीन पूरी फिल हो जाएगी। अगर कोई ऐसा नंबर है जिसके साथ आपकी कैलकुलेटर की पूरी स्क्रीन फिल हो जाती है, वो इरेशनल होता है, ठीक है। अब दो केस आ जाते हैं, अगर तो फिल नहीं होती, जैसे 0.1 आ गया, 0.5 आ गया, 0.3 आ गया, तो देन ये होता है रैशनल, नातक अदद, ठीक है। अब अगर तो ऐसे आता है, फॉर एग्जांपल 0.111111 0.333, तो फिर भी ये रैशनल होता है, नातक होता है, चाहे ये टर्मिनेट नहीं हुआ, पूरी स्क्रीन ही भर गई है, लेकिन रिपीटिंग में चला गया, ये समझ लगी ना बात की। ये रिपीट हो रहा है, रिपीट होने वाला भी रैशनल होता है, रिपीट होने वाला भी रैशनल मतलब के नातक होता है। यू अंडरस्टैंड, समझ लगी बात की। छोटी छोटी चीज़ें हैं ये, यहाँ से आपने करनी। मैंने कहा था ना एग्जाम्पल, जो लेक्चर नंबर 25 है, ये आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा फेनोटम के लिए। यहाँ पे आपको ध्यान से करना पड़ेगा, ठीक है ना, तो आपको वहाँ पे फ़ायदा भी होगा। यू अंडरस्टैंड। अब अगर मैं थोड़ी सी और डिटेल के साथ जाऊँ यहाँ पे प्राइम नंबर के ऊपर, तो 19, ठीक है, 23, इस तरह के नंबर जो 1 और अपने आप के अलावा किसी और टेबल पे आपको दिखाई नहीं देंगे, तो वो आपके पास क्या होंगे, वो प्राइम होंगे, और उनका स्क्वायर रूट लोगे तो वो आपके पास इरेशनल बन जाएंगे। कौन से? गैर नातक अदाद। यू अंडरस्टैंड जी डियर स्टूडेंट्स। अगर हम इसी तरह ही डिस्कशन करें इसके ऊपर कि आया कि आपके पास रैशनल और प्लस रैशनल क्या होता है, वो भी रैशनल ही होता है। नातक प्लस नातक इज इक्वल टू नातक। यू अंडरस्टैंड। थोड़ा सा और डिस्कस करेंगे उसके ऊपर, मज़ा आएगा डिटेल के साथ लास्ट पे, ठीक है ना। तो बाद में देखो इसकी एग्जांपल जो है वो देखो 1/2 प्लस 1/2 वो क्या आएगा आपके पास 0.5 और वो 1 हो जाएगा। और 1/1 मतलब क्या आप लिख सकते हो p/q की शक्ल में। ऐसे अदाद जिसके आप कंडीशन के अंदर आप जा सकते हो कि p/q की शक्ल में लिखे जा सकते हैं, वो आपके पास रैशनल होते हैं। वो क्या होते हैं आपके पास? रैशनल होते हैं। यू अंडरस्टैंड। जो नहीं लिखे जा सकते वो इरेशनल होते हैं, ठीक है। इसी तरह देखो ज़रा, इरेशनल प्लस इरेशनल इज इक्वल टू इरेशनल। ई, ये देखो ई और पाई, ध्यान से, ये जानबूझ के मैंने एग्जांपल लिखी है ये वाली। ई और पाई जो ना वो इरेशनल होती हैं, ये पेपर में पूछी जा चुकी हैं और पूछनी भी है उसने, बस ये मैंने कह दिया, ये पूछनी है उसने, बस ये याद रखिएगा। ई प्लस ई, इरेशनल प्लस इरेशनल इज इक्वल टू 2e। तो ये इरेशनल मल्टीप्लाई होगा किसी भी नंबर के साथ तो इरेशनल ही आएगा। तो पाई प्लस पाई 2 ठीक है ना, इरेशनल आ गया। स्क्वायर रूट 2 प्लस स्क्वायर रूट 2 इज इक्वल टू 2 स्क्वायर रूट 2, ठीक है, ये भी रैशनल आ गया। और देन यहाँ पे अगर हम बात करें कि रैशनल प्लस इरेशनल इज इक्वल टू इरेशनल ही आएगा, ठीक है। और इसी तरह अगर डिफरेंस की बात करें तो डिफरेंस में भी इरेशनल ही आएगा। यू अंडरस्टैंड, ये याद रखिएगा। ये मैंने लिखना जो ना वो लिखना भूल गया था मैं, तो इसलिए मेरे माइंड में आ गया तो मैंने लिख दिया ये वाला, ठीक है ना। रैशनल प्लस इरेशनल इज इक्वल टू इरेशनल, रैशनल माइनस इरेशनल इज इक्वल टू इरेशनल। यू अंडरस्टैंड ना। अब एक और बात है, इरेशनल और रैशनल का अगर हम यूनियन लें तो वो आपके पास रियल आता है। वो आपके पास क्या आता है? रियल आता है। मतलब कि जो बटे में लिखे जा सकते हैं और जो बटे में नहीं लिखे जा सकते उन सबको इकट्ठा करें तो रियल लाइन बनती है। क्या बनती है? -∞ से +∞ एक रियल लाइन पूरी बन जाती है, आर बन जाता है। यू अंडरस्टैंड, समझ लगी ना बात की। अच्छा जी, उसके बाद है अगर हम इंटरसेक्शन लें, इसका क्या लें? इंटरसेक्शन लें, तकाते लें, तो वो खाली सेट आएगा। खाली सेट आएगा क्योंकि इन दोनों में कुछ कॉमन नहीं है, तो क्या आएगा? खाली सेट आएगा। क्योंकि बटे में लिखने वाले और बटे में ना लिखे जाने वाले उन दोनों को इकट्ठा करेंगे तो क्या आएगा? इंटरसेक्शन लेने की कोशिश करें। यूनियन लेंगे तो वो तो खुद सेट एक पूरा आर बन जाएगा, रियल लाइन बन जाएगी। समझ लगी ना बात की। तो अदरवाइज़ आपके पास खाली सेट बनेगा अगर आप उसका इंटरसेक्शन लेते हो, तकाते रहते हो। यू अंडरस्टैंड ना। अब उसके बाद आपके पास है 18 नंबर पे कि दो नंबर हैं आपके पास रैशनल, आर और एस, उनके दरमियान में एक पक्का एक नंबर पक्का ज़रूर जो है ना वो रैशनल पड़ा होगा। उसी एग्जांपल देख लो, 1 और 3 है, उसके दरमियान में 2 पड़ा हुआ है, 2 पड़ा हुआ है तो वो भी रैशनल है। 1/1, 2/1, 3/1 लिखे जा सकते हैं। यू अंडरस्टैंड। तो ये आपके पास ये प्रॉपर्टी है कि दो रैशनल नंबर्स के दरमियान, दुनिया के जितने भी हैं उनके दरमियान एक रैशनल नंबर ज़रूर पड़ा होता है। यू अंडरस्टैंड, ये याद रखिएगा। क्लियर है, समझ लगी ना बात की। जी डियर स्टूडेंट्स, अगर हम आगे बात करें तो लेक्चर नंबर 26 है, उसमें कुछ भी नहीं करने वाला, बस लेक्चर नंबर 26 और 27 में थोड़ी बहुत चीज़ें करने वाली हैं, वो ज़रा ध्यान से करिएगा ऑब्जेक्टिव के तौर पे, ठीक है। चलें, सबसे पहले हम बात करें तो उसने एग्जाम्पल्स दी हुई हैं कि इरेशनल प्लस इरेशनल इज इक्वल टू इरेशनल। एग्जाम्पल है इरेशनल
की एग्जांपल है प्लस इरेशनल इज इक्वल टू इरेशनल, समझ लगी ना बात की। तो ये तो हमने पीछे ही पढ़ लिया था, ये तो बड़े अच्छे से पढ़ लिया कि रैशनल प्लस इरेशनल इज इक्वल टू इरेशनल, अगर माइनस करेंगे तो फिर भी इरेशनल। अब देखो ज़रा, ये नीचे वाली एग्जांपल भी मैंने अपने पास से कोड की है, ठीक है ना। उसके बाद है प्रूफ ऑफ कंट्राडिक्शन। मजे की चीज़ यही है, प्रूफ ऑफ कंट्राडिक्शन क्या होता है, इसके बारे में मैं आपको बात बताता हूँ। मज़े की बात है, फैसल रमज़ान साहब हैं हमारे कसूर में, एजुकेटर अकेडमी में पढ़ाते हैं और लेक्चरार हैं वो गवर्नमेंट इस्लामिया कॉलेज में। तो वो हमें बताते हैं कि प्रूफ ऑफ कंट्राडिक्शन क्या होता है कि आप क्या कर रहे हो, आपने दीवार के तरफ मुँह किया है, दीवार की तरफ मुँह करके कह रहे हो कि ये दरवाज़ा है। तो जब आप जाते हो ना यहाँ पे ऐसे आपकी टक्कर लगती है, आपका सर फटता है, तो देन आप कहते हो उफ ये दरवाज़ा नहीं है, ये तो दीवार है। तो जब आपको चोट लगती है, जब आपका सर फटता है, देन आपको पता चलता है कि ये दीवार है, ये दरवाज़ा नहीं है। तो देखो, जो आपने पहले डिसीज़न लिया था ना कि ये दीवार नहीं है, ये दरवाज़ा है, ये आपने अपने पास से सपोज किया था कि ये चीज़ ऐसे है, लेकिन जब आपका सर फटा देन आपको पता चला कि ये दरवाज़ा नहीं है, ये दीवार है। तो ये जो अमल आपके माइंड में बाद में आया ना, ये कंट्राडिक्शन है, ये उलट हो गया। समझ लगी ना बात की कि आपका जो नज़रिया था वो ये था कि मैं इस दीवार से गुजर जाऊंगा, ये दरवाज़ा है यहाँ पे, समझ लगी ना बात की, लेकिन यहाँ पे दरवाज़ा नहीं था, वहाँ पे दीवार थी। आप फिर भी वहाँ पे चले गए और उसके साथ टक्कर लगी, जब सर फटा देन आपको पता चला कि यार मैं गलत था। तो ये जो प्रोसीजर होता है, ये प्रोसेस होता है मैथ में, ये कंट्राडिक्शन होता है। यू अंडरस्टैंड, एक चीज़ गलत है, आप उसे सही कही जा रहे हो, सही कही जा रहे हो, सही कही जा रहे हो। जब आपके मुंह पे थप्पड़ लगता है या सर फटता है ना, देन आपको होश आती है उफ मैं गलत था। तो ये कंट्राडिक्शन है। यू अंडरस्टैंड, समझ लगी ना बात की। डिवीजन एल्गोरिदम के बारे में पढ़ेंगे, जो कि आपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा हुआ है। वहाँ पे आपने सिर्फ रूल सीखा कि किस तरह लॉन्ग डिवीजन करते हैं, लेकिन नेम आपने सीखे होंगे। जिन्होंने अच्छे स्कूल से मैट्रिक किया था उनको तो सारा पता होगा, और जिन्होंने मेरे जैसे स्कूल मतलब गवर्नमेंट से किया, खुद ब खुद स्टडी करनी पड़ती है ना गवर्नमेंट स्कूल में, तो उनके लिए चलो मैं आज उनको बता देता हूँ, क्योंकि मैंने भी बाद में सीखा जाके बीएससी में ग्रुप थ्योरी के अंदर, ठीक है ना। चलें, सबसे पहले देखें ज़रा, इसे कहते हैं डिवीजन एल्गोरिदम या लॉन्ग डिवीजन मेथड, ठीक है ना। क्वेश्चन रिमाइंडर थ्योरम भी इसे कहते हैं, इतने नाम है इसके, ठीक है। सबसे पहले हम काउंटर एग्जांपल की बात कर लेते हैं कि 5 को डिवाइड करना है आपने 2 पे, तो किस तरह करोगे, देखो ज़रा ध्यान से। 2 2 4, ठीक है, और एक आपका रिमाइंडर बच गया, जिसे आप उर्दू में कहते थे बाकी। ये होता था आपके पास है हासिल किस्मत, ठीक है ना, और ये बाकी, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे आपने क्या करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे और बाकी जो मतलब रिमाइंडर है उसमें आप ऐड कर दोगे। 2 2 4 और 1 5, पूरा आ गया। समझ लगी ना बात की। अब पीछे आ जाओ, जर्नल बात कर लेते हैं। जर्नल क्या है, मैंने कह दिया 2 को n का कह दिया, और ये वाले ऊपर वाले 2 को मैंने q कह दिया, या 5 को मैंने p कह दिया, 4 को मैंने x कह दिया, और रिमाइंडर 1 को मैंने y कह दिया। अब जैसे मैंने ये सेट किया ये वाला, इसी तरह मैं ये सेट करूँगा। देखो ज़रा, 5 किसकी जगह पे आया, अंदर वाले, ठीक है। यहाँ पे क्या p पड़ा हुआ है, p इज इक्वल टू एन क्यू क्या था, ये और ये, इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन, प्लस क्या था 1 क्या y, ठीक है। तो ये देखो ज़रा, अब इनके नाम हम पढ़ लेते हैं क्योंकि नाम वो पूछता है ज़्यादातर, ठीक है। अब देखो ज़रा, सबसे पहले ये होता है डिवाइडेंड, ये होता है डिवाइज़र, ये बाहर वाला डिवाइज़र, डिवाइडेंड, कोशेंट, रिमाइंडर। समझ लगी बात की। ये चीज़ें आपने इनके नेम वगैरह याद रखने हैं, क्योंकि वो क्या कह सकता है, 65 देकर कह सकता है कि इसका जो है ना वो बताओ रिमाइंडर क्या आएगा। तो देखो ज़रा, इसका रिमाइंडर ये बनेगा 12 - 60 और 1 65, ठीक है ना। मतलब 5 उसमें ऐड कर दोगे तो 65 हो जाएगा। यू अंडरस्टैंड, मतलब एक मैंने ये कहा था कि उसमें 5 ऐड कर दें, ठीक है ना। अब देखें 12 का जो उसने रिमाइंडर पूछना है वो क्या होगा, 3 4 12 और प्लस 0 इसका रिमाइंडर होगा। 20 का भी रिमाइंडर 0 आएगा, ठीक है। उसके बाद 61 है तो उसका रिमाइंडर 1 आएगा, 70 है तो उसका रिमाइंडर 5 आएगा। समझ लगी ना बात की। और नोट ये कि रिमाइंडर हमेशा 0 या 0 से बड़ा होता है, 0 या 0 से बड़ा होता है, रिमाइंडर कभी भी नेगेटिव नहीं होता। यू अंडरस्टैंड, समझ लगी ना बात की। आई होप आपको लेक्चर समझ लगी होगी इसकी। जी डियर स्टूडेंट्स, अगर हम आगे बात करें तो आपके पास बड़ा इंपॉर्टेंट तरीन टॉपिक आ गया, GCD, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र, ठीक है ना। ये एल्गोरिदम बड़ा मज़े का एल्गोरिदम है, लेक्चर नंबर 28 में ये, ठीक है। ये लॉन्ग में, शॉर्ट में, ऑब्जेक्टिव में कहीं ना कहीं आ सकता है, ये ज़रूर आ सकता है,
ठीक है ना। अगर इसी तरह एल्गोरिथम की बात करें तो ये लॉन्ग में आ सकता है, अगर वो छोटा सा अपने पास से बनाए तो वो शॉर्ट में दे सकता है, और उससे भी थोड़ा सा छोटा करे तो वो आपको ऑब्जेक्टिव में दे सकता है, ठीक है ना, समझ लगी बात की। और ये इसका मुखाफ़फ़ मतलब एब्रीवेशन भी पूछ सकता है, ठीक है ना। चलें देखें ज़रा। सबसे पहले जी उसने लिखा हुआ है हैंड कैलकुलेशन ऑफ GCD यूज़ एक्लिडियन एल्गोरिदम टू फाइंड GCD 330,156 का, ठीक है ना, समझ लगी बात की। ये भी कह सकता है कि इसका आप GCD बताओ क्या होगा ऑब्जेक्टिव में, तो वो 6 है, वो कैसे 6 है वो देख लेते हैं, ठीक है। गिवन आपके पास ये वाली वैल्यूज़ हैं, ठीक है ना। कम से आप देखें ज़रा 330 और 156, जहाँ पे कम से कम आपका रिमाइंडर बचेगा ना, मतलब ज़ीरो आएगा यहाँ पे, वो आपका GCD होगा, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र होगा, समझ लगी बात की। चले सबसे पहले क्या करना है, देखें 330 के पास तरीन कैसे पहुँच सकते हैं, 156 को किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 2 के साथ, तो आपके पास आ गया 312, रिमाइंडर क्या बचा 18। अब 18 को बाहर रखना है और 156 को अंदर ले जाना है यहाँ पे, ठीक है ना। ये देखो ज़रा 18 क्या चला गया बाहर, 18 चला गया इसकी जगह पे, और 156 जो चला गया वो अंदर चला गया। अब 18 को किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 156 के करीब तरीन चले जाएंगे, आप करेंगे 8 के साथ मल्टीप्लाई, तो ये रिमाइंडर जो बचेगा इसका दोनों को माइनस करके वो आएगा आपका 12। आप क्या करेंगे 12 को बाहर ले जाएंगे और 18 को अंदर ले जाएंगे, ठीक है। अब क्या करेंगे 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 6 आ गया। अब 6 को बाहर लेके जाएंगे और 12 को अंदर लेके रखेंगे, ठीक है। देखो ज़रा ऐसे ही है, देखें 6 तो 12 तो 0 आ गया, 0 आ गया, इसका मतलब ख़त्म हो गया ये क्वेश्चन। तो हैंस हम कह सकते हैं कि जो GCD था ना 330,156 का वो 6 है। यू अंडरस्टैंड, समझ लगी बात की। ये इसकी एब्रीवेशन भी पूछ सकता है, मुख़फ़फ़, ठीक है, और शॉर्ट में, लॉन्ग में, ऑब्जेक्टिव में कहीं भी पूछ सकता है। यू अंडरस्टैंड ना, समझ लगी बात की जी। डियर स्टूडेंट्स, अगर हम आगे बात करें तो आपके पास है सम रूल और प्रोडक्ट ऑफ रूल, ठीक है ना। सेट्स के अंदर बात करेंगे और सिंपल नंबर के अंदर बात करेंगे, और मैं छोटी बहुत आपको एग्जांपल भी बताऊंगा इसकी, ठीक है ना। चलो सबसे पहले हम बात करें था सम रूल N1 + N2 + N3 अप टू सो ऑन, ठीक है। अब देखो मैं कह रहा हूँ कि 10 स्टूडेंट्स हैं कंप्यूटर के और 5 स्टूडेंट मैथ्स के, और इनके पेपर चेक करें तो टोटल स्टूडेंट्स कितने हो गए, 15 हो गए ना। इनको ऐड करने को ये सम रूल होता है, ये इनको ऐड करने का तरीका जो है ना वो सम रूल है, ठीक है ना, समझ लगी बात की। जो तरीकाकार इनके तादाद को हमने जमा करना है ना, टोटल हमने तादाद बतानी है, वो सम रूल के अंदर आती है, ओके, समझ लगी बात की। तो ये N1 N2 N3 सबको हम ऐड कर देंगे तो ये सम रूल में चला जाता है। इन सेट्स फॉर्म N ऑफ A1 यूनियन A2 यूनियन A3 अप टू सो ऑन AN, इनको अलग अलग कर देना है, N अप्लाई कर देना है, और यूनियन की जगह में प्लस आ जाता है, पता ना स्टैट में पढ़ा हुआ है, आगे जाके भी डिटेल के साथ इसे पढ़ेंगे कि यूनियन की जगह में प्लस क्यों लिखते हैं, ठीक है ना। देखो ज़रा N ऑफ A1 + N ऑफ A2 + N ऑफ A3 अप टू सो ऑन N ऑफ AN, ठीक है। ये सेट के अंदर सम रूल है, ठीक है। द प्रोडक्ट ऑफ रूल N1 × N2 × N3 × N4 अप टू सो ऑन N आ जाएगा, यहाँ पे NM कह लो या NM, ठीक है ना, NM कह दिया मैंने, तो यहाँ पे भी आपको M लिखना पड़ेगा, ओके हो गया ना। ये लो अब देखो यहाँ पे क्या होगा, एक काम मैं कर रहा हूँ 5 बार मैंने किया और एक काम मैंने किया 4 बार, तो टोटल मैं कहता हूँ कि यार मैंने ये जो टोटल इनकी प्रोडक्ट मालूम करनी है तो कैसे करूँगा, 5 को 4 के साथ मल्टीप्लाई कर दूँगा, 4 5 20 आ जाएगा। जब भी आपको पेपर में प्रोडक्ट रूल कहेगा ना, चीज़ों की तादाद दे गए तो आपने चीज़ों को मल्टीप्लाई कर देना, जितनी भी उनकी तादाद होगी उनको मल्टीप्लाई कर देना, ये प्रोडक्ट ऑफ रूल होगा, ठीक है। तो देखो ज़रा N1 × N2 × N3 अप टू सो ऑन ऐसे करते जाना है। सेट्स फॉर्म में कैसे होगा, A1 × N2, हाँ जी, × N3 अप टू सो ऑन AM, ठीक है ना। तो क्या करेंगे, अलग अलग कर देंगे, N अप्लाई कर देंगे, तो ये आपके पास प्रोडक्ट रूल आ जाएगा सेट के लिए। यू अंडरस्टैंड, आई होप समझ लगी होगी, क्लियर है ना। जब भी चीज़ों की तादाद को जमा करना है तो वो सम रूल होता है, जब मल्टीप्लाई करना होता है तो वो प्रोडक्ट रूल होता है। यू अंडरस्टैंड ना, समझ लगी, याद रखिएगा। व्हाट इज़ फैक्टोरियल ऑब्जेक्टिव में, तो फैक्टोरियल जो होता है वो बेसिकली प्रोडक्ट ऑफ अ पॉजिटिव इंटीजर होता है, ठीक है ना। सबसे पहले हम बात करें कि इसे डिफाइन कैसे करते हैं। n ये सिंबल होता है फैक्टोरियल का, n × n-1, एक एक कम करते जाते होते हैं, n-2 n-3, देखें n-1, इसमें एक और काम करो n-2, इसमें से एक और काम करो n-3, समझ लगी ना बात की। तो ये क्या करना है आपने, 3 2 1, आस्ता आस्ता एक एक कम हो रहा है, ये लिखना है यहाँ पे, ठीक है ना, 3 2 1,
बेस है रिकर्जन में, ये रिकर्जन में उसने पूछा है कि रिकर्जन में बेसिकली फैक्टोरियल का क्या अमल दखल होता है। बेस क्या होता है, 0 फैक्टोरियल इक्वल टू 1। उसके बाद नोट है कि 1 फैक्टोरियल भी 1 नहीं होता है, ये रिकर्जन में नहीं आता लेकिन वैसे नोट है इसका, ठीक है। रिकर्जन क्या होगी इसकी, n फैक्टोरियल इक्वल टू n इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल, ठीक है ना, समझ लगी बात की। तो ये याद रखिएगा, ये ऑब्जेक्टिव में पूछता है। नोट n फैक्टोरियल इज सेड टू बी प्रोडक्ट ऑफ अ पॉजिटिव इंटीजर्स, ये मैंने स्टार्ट में बता दिया था डेफिनेशन इसकी। एग्जाम्पल्स हैं 7 फैक्टोरियल और 5 फैक्टोरियल किस तरह सोल्व करते हैं, मैंने जानबूझ के सोल्व की हुई है कि आपको थोड़ी समझ लग जाएगी इसकी। तो ये देखो नीचे वाला छोटा फैक्टोरियल है, ऊपर वाले को आपने एक्सपैंड करते जाना है। 7 मल्टीप्लाइड बाय 6 मल्टीप्लाइड बाय 5 फैक्टोरियल, जहाँ पे आपने ब्रेक करना है वहाँ पे फैक्टोरियल लगा देना है, ये दोनों कट जाएंगे तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 42 आ जाएगा। -2 का फैक्टोरियल निकालना है, नॉट पॉसिबल, नॉट डिफाइन, क्योंकि हमने तो ये डिफाइन किया है कि n फैक्टोरियल जो होता है वो तो पॉजिटिव इंटीजर होते हैं, उनकी प्रोडक्ट होती है, ये नहीं हो सकता। अब इसे कैसे करेंगे, देखो ऊपर वाला बड़ा है, ऊपर वाला क्या आएगा, देखो ये एज इट इज, इसमें से एक कम, ठीक है, ये दोनों कट गए, ऊपर रह गया n फैक्टोरियल और n फैक्टोरियल कट गया, n+1 आंसर आ गया। ऊपर वाला छोटा है, नीचे वाला बड़ा है, नीचे वाले को एक्सपैंड करना है, ये वैसे ही पहले लिख देना है एज इट इज, इसमें से एक कम करना है, फिर इसमें से 2 कम करने हैं, देखो n-1 n-2 n-3 बाय डेफिनेशन ऑफ फैक्टोरियल। तो देन देखो ज़रा दोनों कट जाएंगे, n रह जाएगा, यहाँ पे रह जाएगा n-1, n-1, ये देखो यहाँ पे फैक्टोरियल लगा देना है क्योंकि यहाँ पे ब्रेक कर दिया है। n-1 फैक्टोरियल ऊपर और नीचे से कट गया, नीचे से रह गया n इंटू n+1, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो n को तो मल्टीप्लाई करोगे क्या आएगा, n का स्केयर +1, ऊपर 1 आएगा एज इट इज़, वैसे ही समझ लगी ना बात की। तो ये वाला जो लेक्चर है बड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से करिएगा, और इसमें बड़ी बड़ी चीज़ें मैंने अभी करवानी है, समझानी है। जी स्टूडेंट्स, अगर हम आगे बात करें तो यहाँ पे हम कम्बिनेशन और परम्यूटेशन के बारे में बात करेंगे कि आया कि कम्बिनेशन और परम्यूटेशन का यूज़ क्या है और उनका फॉर्मूला क्या है, और आया कि कौन से ऐसे नोट्स होते हैं जो ऑब्जेक्टिव में या शॉर्ट में पूछ सकता है। चलें सबसे पहले हम बात करें कि काउंटिंग फार्मूलाज जो हैं वो बेसिकली वो किस तरह हम यूज़ करते हैं और किस तरह जो है ना उनकी जो रेपिटेशन है, जो जैसे देखो 1 2 3 और फिर 1 आ गया, रेपिटेशन अलाउड है या नहीं अलाउड है, किस में अलाउड है, कब अलाउड है, ठीक है ना, ये हम डिस्कस करते हैं। देखो ज़रा, ऑर्डर मैटर करता है, ऑर्डर मैटर करता है के सैम्पल में। जब भी आप सैम्पल ड्रा करते हो ना, सैम्पल डिस्ट्रीब्यूशन आप ड्रा करते हो, आगे जाके बढ़ेंगे, जब मैं लेक्चर करवाऊँगा ना कंप्लीट, बेहतरीन सीरीज़ कंप्लीट करेंगे, उसमें मैं बताऊंगा सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन और के सैम्पल क्या है, ठीक है ना। तो के सैम्पल जब आप ड्रा करते हो ना तो उसमें रेपिटेशन अलाउड होती है। रेपिटेशन मतलब कि 1 2 3 फिर 1 आ गया, फिर 2 आ गया, दोबारा से रिपीट हो रहे हैं नंबर। तो के सैम्पल जब ड्रा करेंगे, कोई भी सैम्पल आप ड्रा करेंगे पॉपुलेशन के अंदर से, तो के सैम्पल ड्राइंग के अंदर रेपिटेशन अलाउड होगी, ठीक हो गया। और उसके बाद ऑर्डर किस में मैटर नहीं करेगा, के सिलेक्शन में। जब आप सिलेक्ट करोगे ना कि एक चीज़ को पक्का आपने सिलेक्शन करनी है, तो देन वहाँ पे ऑर्डर मैटर आपका नहीं करेगा। अगर के सैंपल की बात करेंगे ऑर्डर मैटर करेगा, अगर के सिलेक्शन की बात करेंगे तो ऑर्डर मैटर नहीं करेगा। याद रखिएगा, ये ऑब्जेक्टिव में बड़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो पूछता है वो, ठीक है। अब जहाँ पे ऑर्डर मैटर नहीं करता वहाँ पे होती है के सिलेक्शन, रेपिटेशन अलाउड होती है, ठीक है। एक ऑर्डर मैटर करता है वो के सैंपल होता है और उसमें रेपिटेशन अलाउड करती है। अब रेपिटेशन अलाउड नहीं होती के परम्यूटेशन में, किसमें, के परम्यूटेशन में रेपिटेशन अलाउड नहीं होती। लेकिन ऊपर चलो, ठीक है, ये ऑब्जेक्टिव में बड़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो पूछता है वो, ठीक है। अब जहाँ पे ऑर्डर मैटर नहीं करता वहाँ पे होती है के सिलेक्शन, रेपिटेशन अलाउड होती है, ठीक है। एक ऑर्डर मैटर करता है वो के सैंपल होता है और उसमें रेपिटेशन अलाउड करती है। अब रेपिटेशन अलाउड नहीं होती के परम्यूटेशन में, किसमें, के परम्यूटेशन में रेपिटेशन अलाउड नहीं होती। लेकिन ऊपर चलो, ऑर्डर मैटर करता है, ऑर्डर मैटर करता है। अब इसी तरह आगे केस देखो, के कम्बिनेशन है, इसमें ऑर्डर मैटर नहीं करता लेकिन रेपिटेशन अलाउड होती नहीं है, यहाँ पे रेपिटेशन अलाउड नहीं होती, ठीक है ना। ओके हो गया। अब देखो ये ज़रा ध्यान से करिएगा। अब थोड़ा सा आगे डिस्कस कर लेते हैं इसके फॉर्मूलाज। कम्बिनेशन का फॉर्मूला क्या होगा, CNCK, ठीक है, इस तरह डिनोट करते हैं या इस तरह ब्रैकेट में लगा लेते हैं,
कम्बिनेशन के, ठीक है ना, एन सी के। डिफाइन कैसे करते हैं फॉर्मूला इसका, एन फिक्टोरियल ओवर एन माइनस के फिक्टोरियल और के का फिर फिक्टोरियल। समझ लगी बात की। और एक बात याद रखिएगा, ये जो एन होता है वो हमेशा, एन जो हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू के, ठीक है ना, इक्वल टू के। ये देखो ज़रा, हाँ जी, एन या तो इक्वल होगा या ग्रेटर होगा के, मतलब ये जो वैल्यू, ये दोनों बराबर हो सकती हैं या ये बड़ी हो सकती है, ये नीचे वाली छोटी होती है हमेशा। परमोटेशन एन पी के इज इक्वल टू एन फिक्टोरियल ओवर एन माइनस के फिक्टोरियल। यहाँ पे ये वाला फैक्टर नहीं आता, यहाँ पे ये वाला फैक्टर नहीं आता। यू अंडरस्टैंड, समझ लगी बात की। अब रह गई हमारी यहाँ पे लास्ट चीज़, जो मैं आपको नोट्स लिखवाऊंगा वो लाजमी करिएगा, वो भी पेपर में आते हैं। जी स्टूडेंट्स, अगर हम आगे बात करें तो लेक्चर नंबर 30 का अख्ताम है। देखें ज़रा, सबसे पहले कम्बिनेशन आप जब लोगे ना, जब भी कम्बिनेशन लोगे 1 के साथ किसी भी नंबर का, तो देन वो जो ऊपर वाला नंबर होगा ना वही आंसर आ जाएगा। इसकी एग्जांपल देख लो, कैलकुलेटर पे कम्बिनेशन लेके देख लें कि 2 का अगर 1 के साथ कम्बिनेशन ले रहे हो तो 2 ही आएगा, ठीक है। इसी तरह 0 के साथ लोगे तो 1 आएगा, ये एग्जांपल देख लो 1, ठीक है ना। इसी तरह ही अगर आप सेम नंबर हो जाए, सेम 10 तो 1 आएगा। समझ लगी बात की। अब फिर ये थोड़ा सा देखना पड़ेगा, टेबल ध्यान से ज़रा करना है, अच्छे से करना है, क्योंकि ये आपको बड़ा ज़्यादा फ़ायदा देने वाला है, ठीक है, आपको बड़ा बेनिफिट होगा। अब देखो ज़रा, ऑर्डर मैटर करता है, के सैंपल है, हमें पीछे पहले पता है हमें। फिर बाद में ये पॉपुलेशन में हम सैंपल ड्रा करते थे, जिन्होंने तो स्टैट पढ़ी है उनको सारा पता है कि सैम्पलिंग के अंदर हम जब सैंपल ड्रा करते हैं तो फार्मूला लगाते हैं एन की पावर के, एन की पावर के। तो रेपिटेशन अलाउड है, रेपिटेशन अलाउड है के सैंपल के अंदर या एन की पावर के अंदर, ये पूछ सकते हैं आपको ऑब्जेक्टिव में, ठीक हो गया ना। अब आगे चलते हैं, ऑर्डर डज नॉट मैटर्स। अच्छा एक मिनट, यहाँ पे ऑर्डर मैटर करता है, रेपिटेशन अलाउड है और के सैंपल और एन की पावर के है, ठीक है, ये फॉर्मूला है। ऑर्डर मैटर नहीं करता, के सिलेक्शन है, एन प्लस के माइनस 1 कॉमा के है, ये फॉर्मूला है, ठीक है ना। के सिलेक्शन का ये फॉर्मूला, के सैंपल का ये फॉर्मूला, और ऑर्डर यहाँ पे मैटर नहीं करता और रेपिटेशन अलाउड है, ठीक है ना। अब नीचे चलो, रेपिटेशन अलाउड नहीं है, के परमोटेशन है, फॉर्मूला परमोटेशन का ये है, ठीक है, हमने डिस्कस किया हुआ पहले, ठीक हो गया ना। अब आगे, ऑर्डर डज नॉट मैटर, फॉर्मूला के कम्बिनेशन, कम्बिनेशन का फॉर्मूला हमने डिस्कस किया हुआ है, समझ लगी बात की। अब 2 चीज़ें यहाँ पे काम की थी। नंबर 1, परमोटेशन मैटर करता है यहाँ पे आपका ऑर्डर, रेपिटेशन अलाउड है, ठीक है ना। तो ये के सैंपल और एन की पावर के लिए, ठीक है। दोबारा फिर मैं रिपीट कर रहा हूँ बार बार फॉर्मूले को, कि यहाँ पे 2 चीज़ें आपने जो ना वो डिस्कस करनी है। नंबर 1 ज़्यादातर जो इम्पोर्टेंट है, जो पेपर में पूछ सकता है, अगर परमोटेशन आएगी तो ऑर्डर मैटर करेगा, ठीक है। परमोटेशन अगर आएगी तो ऑर्डर मैटर करेगा। नंबर 1, रेपिटेशन नॉट अलाउड, अगर परमोटेशन आए। आगे चलो, ऑर्डर मैटर नहीं करेगा, ठीक है, ऑर्डर मैटर नहीं करेगा अगर कम्बिनेशन आएगा, लेकिन यहाँ पे रेपिटेशन नॉट अलाउड होगी। समझ लगी बात की। 2 फॉर्मूले हैं जो मेन आपने करने हैं, नंबर 1 परमोटेशन का, नंबर 2 कम्बिनेशन का। परमोटेशन ऑर्डर मैटर करेगा, रेपिटेशन नॉट अलाउड, कम्बिनेशन ऑर्डर मैटर नहीं करेगा और रेपिटेशन नॉट अलाउड, ठीक है। ये 2 मेन जो मैंने सर्कल बना दिए हैं, ये आपने याद रखना है, ये पेपर में पूछा ज़्यादा, ठीक है जी। डियर स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं लेक्चर नंबर 32 की, जिसमें कम्बिनेशन है, जो कि हमने पीछे भी पढ़ा है। उसका फॉर्मूला देख लें कम्बिनेशन का, एन सी के एन फिक्टोरियल ओवर के फिक्टोरियल एन माइनस के फिक्टोरियल। ये के फिक्टोरियल बाद में भी आ सकता है, पहले भी आ सकता है, कोई मसला नहीं है, मल्टीप्लिकेशन है ना। एग्जांपल है, कम्बिनेशन मालूम करना आपने C96, तो क्या करना है, समझ लें कि ये n है और ये k है, तो वैल्यू पुटअप की फॉर्मूले में, तो देन आपने क्या करना है, देखिए 9 - 6 क्या आएगा, 3 फैक्टोरियल, और ये 6 फैक्टोरियल वैसे ही आ जाएगा। और ऊपर से आपने 9 फैक्टोरियल को ओपन करना है, 9, 8, 7 और 6 तक चले जाना है, क्योंकि ये 6 के साथ 6 कैंसिल कर सकें। अब रह गया 3 को अब करना गया, 3 फैक्टोरियल ओपन करो ज़रा, 3, 2 और ये आता है यहाँ पे 1, ठीक है। अब क्या करना है, 2 को आप कैंसिल कर दो 4 के साथ और 3 को कर दो 9 के साथ, ठीक है ना। 3, 3, 9 और 4, 2, 8, ठीक है। तो बाद में मल्टीप्लाई करोगे तो 84 इसका आंसर आ जाएगा। यू अंडरस्टैंड। अब ये जो अरेंजमेंट्स है ना, अरेंजमेंट्स बड़ी इंपॉर्टेंट है, बड़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक पक्का क्वेश्चन आएगा शॉर्ट में और ये ऑब्जेक्टिव में ही पूछ सकता है।
तो इसमें क्या करना है आपने, m इज़ इक्वल टू, ये मैंने अपने पास से फॉर्मूले का नाम दिया है, n फैक्टोरियल ओवर n 1 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय n 2 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय n 3 फैक्टोरियल अप टू सॉन। ये पाकपटन शरीफ, पाकपटन, कराची, लाहौर, किसी भी वर्ड की अरेंजमेंट्स पूछ सकता है फैक्टोरियल के अंदर। तो वो कैसे करनी है ये देख लें। मैंने किसकी किया, मैंने फर्स्ट ईयर के मैथ चैप्टर नंबर 7 से ये पिक की है, मैथमेटिक्स। वहाँ में पाकिस्तान और मैथमेटिक्स दो बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, तो आप पाकिस्तान की अरेंजमेंट खुद निकाल के देखिएगा। मैथमेटिक्स m इज़ इक्वल टू, देखो 11 फैक्टोरियल, ये जो n फैक्टोरियल होता है टोटल नंबर ऑफ़ टर्म्स होती हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ये 11 आ गया ऊपर, ठीक है। अब करना क्या है, जो 1 टाइम है ना, जो रिपीट नहीं होते, उनकी फैक्टोरियल आप ना लिखें तो टाइम आपका बच जाएगा और वैसे भी जल्दी आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। तो देखें जो 1 टाइम है वो मैंने वैसे ही छोड़ दिए, जो है 2 टाइम या 3 टाइम, तो यहाँ पे 2 टाइम ही है बस, जैसे m है, t है, ठीक है ना, जैसे a है। तो ये देखो ज़रा नीचे क्या करना है, m को देखो सबसे पहले 2 टाइम है ना, 2 फैक्टोरियल डिवाइड में ये n1 हो गया। अब उसके बाद देखो आपके पास है t और a, वो भी 2 टाइम है, तो बाकी 1 टाइम वैसे छोड़ दिए, ठीक है ना, उनका कोई मसला नहीं, 1 फैक्टोरियल 1 के इक्वल ही होता है। तो बाद में क्या करना है, 11 को आपने ओपन कर देना है। 11 को कैसे ओपन करना है, 11 फैक्टोरियल को, 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2, और मतलब 1 तक नहीं गए, 2 फैक्टोरियल तक रहने दिया, क्योंकि बटे में 2 फैक्टोरियल ऑलरेडी पड़ा हुआ है, कटिंग करनी है। तो ये दोनों कट कर दिए, बाकी रह गए 2 फैक्टोरियल और 2 फैक्टोरियल, इन दोनों को ओपन कर देना, इन दोनों को ओपन कर देना है, 2 1 2 1, और अब देखो 2 2 4, इसे कैंसिल किसके साथ करना है, 4 के साथ, ठीक है ना। ये 4 के साथ कैंसिल कर देना है 2 2 4 को, ठीक है ना। बाकी नंबर जो भी बच जाएंगे ना, उनको मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास ये आंसर आएगा। अब पाकिस्तान वाला और पाकपटन, लाहौर, कराची वाला, वो कसूर वाला, वो आपने करना है खुद, ठीक है ना। जी डियर स्टूडेंट्स, अगर हम आगे बात करें लेक्चर नंबर 33 की, तो उसमें परमुटेशन ऑफ अ सेट, सबसे पहले हम डिस्कस इसके ऊपर कर लेते हैं। देखिए ज़रा, सबसे पहले है जी, आपके पास कोई सेट दिया गया, उसकी परमुटेशन निकालनी है। तो कैसे निकालनी है, परमुटेशन ऑफ 3, ठीक है, ऊपर 3 फैक्टोरियल फार्मूला है, देख लें, 3 - 3 फैक्टोरियल, तो ये 0 का फैक्टोरियल और 3 का फैक्टोरियल आपके पास क्या आ जाएगा, ओवरऑल जब खोलोगे तो 6, ठीक है ना। इसी तरह ही है आपके पास था इंक्लूजन एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, ठीक है ना, इंक्लूजन एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। इफ़ ए एंड बी आर डिसजॉइंट, मतलब कि उनमें दोनों में कुछ कॉमन नहीं है, मतलब उनके इंटरसेक्शन में खाली सेट आता है। क्या आता है, खाली सेट। तो देन ये फॉर्मूला क्या होगा, n ऑफ a यूनियन b इज़ इक्वल टू n ऑफ a प्लस n ऑफ b, ठीक है ना। समझ लगी बात की, अगर इन दोनों में कॉमन कुछ नहीं है। उसके बाद इफ़ a एंड b आर ज्वाइंट, मतलब दोनों में कुछ कॉमन है, तो देन फॉर्मूला क्या होगा, सिर्फ एक चीज़ की एडिशन होगी यहाँ पे, -n ऑफ a इंटरसेक्शन b कर देंगे। इसमें से हम निकाल देंगे इंटरसेक्शन को, जो कॉमन पॉइंट होंगे वो निकाल देंगे ऊपर वाले फॉर्मूले के अंदर, ठीक है ना। समझ लगी बात की, ये सिर्फ एडिशन होगी यहाँ पे। एग्जांपल है मेरे पास, सिंपल सी एग्जांपल है इंक्लूजन के लिए, पेज नंबर 241 पे, देयर आर 15 गर्ल्स स्टूडेंट्स एंड 25 बॉयज़ स्टूडेंट्स इन अ क्लास, हाउ मैनी स्टूडेंट्स आर देयर इन टोटल। साफ पता चल रहा है कि दोनों में कुछ कॉमन नहीं है, गर्ल्स और बॉयज़ की बात हो रही है, दोनों में कुछ कॉमन नहीं है, तो क्या होगा, इन दोनों को ऐड करेंगे तो आपके पास 40 आएगा। लेकिन आपने क्या करना है, इसे मैथमेटिकली कैसे आपने दिखाना है उसे करके शॉर्ट में, ठीक है ना। ऐसे देखें, सबसे पहले आपने करना है नंबर ऑफ़ गर्ल्स 15, नंबर ऑफ़ बॉयज़ 25, नंबर ऑफ़ जी यूनियन बी, दोनों का कंबाइन, दोनों की आपने सम निकालनी है, ठीक है ना। नंबर ऑफ़ ए यूनियन बी की जगह पे जी यूनियन बी इज़ इक्वल टू नंबर ऑफ़ जी, मतलब नंबर ऑफ़ ए, प्लस नंबर ऑफ़ बी, मतलब नंबर ऑफ़ बी की जगह पे, ठीक है। तो नंबर ऑफ़ जी कितने थे, मतलब गर्ल्स कितनी थी 15 और बॉयज़ कितने 25, तो ये ऐड हो गए 40 आ गया, यू अंडरस्टैंड। अब हम करते हैं ज्वाइंट के लिए, जो कि आगे वाली एग्जांपल है जी, पेज नंबर 242 पे, अमंग 200 पीपल, टोटल जो है ना वो 200 पीपल हैं, 150 एदर स्विम और जॉग और बोथ, मतलब पता नहीं है कि इन दोनों में से जो है ना वो स्विम या जॉग, मतलब कि जॉगिंग वाले और स्विम वाले जो है ना वो 150 हैं। तो ये दोनों की जब बात होती है ना कि और आ जाता है, जहाँ पे क्या आ जाता है, और याद रखिएगा सेंटेंस में कहीं भी और होगा उसका मतलब होता है यूनियन, और यूनियन का मतलब होता है प्लस, ये याद रखिएगा। तो देन क्या करना आपने, देखो ज़रा
टोटल के लिए आपने लिख देना है एन ऑफ यू इज इक्वल 200 और एन ऑफ एस यूनियन जे, मतलब देखो ना स्विम और जोग की बात कर रहा है और दरमियान में इंग्लिश का वर्ड और आ रहा है, उसकी वजह से यूनियन लग गया दोनों के दरमियान, और वो 150 है और स्विम कितने हैं 85, ठीक है ना। हाँ जी, इफ़ 85 स्विम एंड 60 स्विम एंड जोग, मतलब कि वो कह रहा है कि एंड का मतलब इंटरसेक्शन है, तो वो कह रहा है कि 60 जो है ना वो दोनों ही हैं, मतलब कि इंटरसेक्शन में चले जाएंगे एस इंटरसेक्शन जे में। तो स्विम की बात उसने पहले कर दी, वो कितने 85 हैं, दोनों के इंटरसेक्शन में 60 चला गया। और एन ऑफ जे उसने पूछा होगा, मालूम करें आप जोग, हाउ मैनी जोग, ठीक है ना। तो आपने क्या करना है, एन ऑफ जे जो ना वो मालूम करना है, फॉर्मूला लगाना है। अब ए और बी की जगह पे आपका जे और एस है, ठीक है ना। ये देखें ज़रा, अब फॉर्मूला ये देखो, एन ऑफ एस यूनियन जे इज इक्वल टू एन ऑफ एस प्लस एन ऑफ जे माइनस एन ऑफ एस इंटरसेक्शन जे, ठीक है। अब आपने जे की वैल्यू निकाली, यहाँ पे सारी वैल्यू पुटिंग कर देनी और जे की आपके पास वैल्यू आ जाएगी। देखो ज़रा, इसकी वैल्यू कितनी थी यूनियन की 150, और उसके बाद एन ऑफ एस की कितनी थी 85, और एन ऑफ जे आपने मालूम करना है और माइनस 60, इंटरसेक्शन में कितना था 60। ये सारी इधर आगे क्या हो जाएगी माइनस, और ये हो जाएगी प्लस, और आपके पास जो फाइनल आंसर आएगा ना एन ऑफ जे का, वो आएगा आपके पास 1 to 5। क्या आंसर आएगा 1 to 5, जो के जो पीपल होंगे ना वो 1 to 5 होंगे। यू अंडरस्टैंड। इसी तरह अगर हम लेक्चर नंबर 34 की बात करें तो उसमें बड़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग आ सकती है ये एग्जाम्पल जो हम करने लगे हैं, ध्यान से करिएगा, ठीक है। सिंपल सी एग्जाम्पल है, यकीन करें स्टेटमेंट पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है, ज़ुबानी याद हो गया करते करते ही। कहा क्या गया है, 1 से लेकर 1000 नंबर हैं आपके पास, उसमें आप मल्टीपल ऑफ 3 और 5 की जो है ना इंक्लूजन एक्सक्लूजन निकालो। समझ आ गई बात की कि मल्टीपल ऑफ 3 और 5 की जो सबसे पहले आप ना उसकी इंक्लूजन एक्सक्लूजन निकालो, मतलब कि आप उसके अंदर ये बताओ कि 1 से लेकर 1000 तक जो है ना वो नंबर हैं, उनके अंदर मल्टीपल ऑफ 3 और 5 के कितने नंबर हैं। समझ आ गई बात की। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, 3 के निकालने हैं, फिर 5 के निकालने हैं, फिर 3 और 5 की डायरेक्ट आपने डिवीजन निकालने, जो जो नंबर उस पर पूरे पूरे डिवाइड होते हैं वो वाले निकालने हैं। फिर क्या करना है, फिर आपने आगे जो है ना वो बात करनी है कि क्या करना है, इसके अंदर क्या चीज़ें निकालनी है। अब देखते हैं ज़रा, देखें, लेट ए एंड बी द इवेंट्स मल्टीपल ऑफ 3 एंड 5, देन ऐसे नंबर जो पूरे पूरे डिवाइड होते हैं 3 के ऊपर, 1000 में से कितने ऐसे नंबर हैं जो आपके 3 के ऊपर पूरे पूरे डिवाइड होते हैं, वो 333 नंबर हैं। कैसे, देख लें, ऐसे आपने क्या करना है, थाउजेंड्स को आपने 3 पे डिवाइड करना है, तो आपको किसके साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा कि उसके पास 3 चले जाओगे, बाकी आपका रिमाइंडर क्या बनेगा 1। तो रिमाइंडर छोड़ देते होते हैं, जो आंस है वो आप लिख देते होते हैं। तो इसका मतलब ये देखो, ये शॉर्ट में पूछा जा चुका है कि आप ये बताओ कि इस नंबरों में कितने नंबर ऐसे हैं जो इस पर पूरे पूरे डिवाइड होते हैं, तो इस तरह निकाल देते होते हैं, ठीक है ना। ये छोड़ देते हैं रिमाइंडर, बाकी ये नंबर आप बता देंगे कि 333 नंबर ऐसे हैं जो 3 पे पूरे पूरे डिवाइड होते हैं। इसी तरह ही आपने 5 पे भी निकालने हैं, वो सीधा सीधा आपको पता चल जाएगा 200 नंबर ऐसे होंगे जो आपको मिलेंगे 1000 में से, जो 5 पे पूरे पूरे डिवाइड होंगे। यू अंडरस्टैंड। उसके बाद आपने क्या करना है, आपने दोनों के कंबाइन निकालने हैं, दोनों का मल्टीपल, आपने दोनों को मल्टीप्लाई कर लेना है। क्या करना है, 3 और 5 को मल्टीप्लाई करके 15 बनेगा, 15 पे आपने डिवाइड करना है कि 66 नंबर बनेंगे। 66 नंबर आएंगे आपके पास, 990 आएगा 15 और 66 का मल्टीप्लाई करने से, ठीक है ना। तो आपके पास 10 बाकी आएगा, वो छोड़ देना है। तो 66 जो नंबर ऐसे होंगे 1000 में से जो 15 में पूरे डिवाइड होते होंगे। अब आपने क्या करना है, नंबर ऑफ़ ए यूनियन बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ़ ए प्लस नंबर ऑफ़ बी माइनस नंबर ऑफ़ ए इंटरसेक्शन बी, जो दोनों का क्या है आपके पास इंटरसेक्शन है, कॉमन है, कॉमन पॉइंट है, वो निकाल देना है। वो कितने 66 आए थे ना, 66 आए थे ना। तो आपने क्या करना है, 333 माइनस 200 माइनस 66, तो आपके पास 467 नंबर ऐसे होंगे जो कि आपके पास मल्टीपल ऑफ 3 और 5 होंगे, मल्टीपल ऑफ 3 और 5 होंगे, मतलब जो 3 पे भी डिवाइड होंगे और 5 पे भी डिवाइड होंगे पूरे पूरे। ओके, चलो अब दूसरा पार्ट क्या है कि डज नॉट, मतलब कि वो 3 और 5 के मल्टीपल ना हो। तो कॉमन सेंस है, 466 है, 1000 में से 466 निकाल दो तो बाकी कितना बचेगा 533। वो ऐसे नंबर होंगे जो पूरे पूरे डिवाइड नहीं होंगे, किस पे, 3 और 5 पे। यू अंडरस्टैंड, समझ लगी ना बात की। तो देखो ज़रा, डज नॉट मल्टीप्लाई
मल्टीपल ऑफ 3 and 5, देन ए यूनियन बी कंप्लीमेंट निकालना है ना, उलट है। उलट का मतलब यही होता है ना, ए अगर है तो उसका उलट ए यूनियन ए कंप्लीमेंट होगा, ठीक है ना। तो क्या करना है, आपने यूनिवर्सल सेट में से निकाल देना है ए यूनियन बी के आंसर को। तो नंबर ऑफ़ यू माइनस नंबर ऑफ़ ए यूनियन बी, तो ये तो 1000 है आपके पास, 1000 है, ये कितना है 467 है, ठीक है ना। और आपके पास जो फाइनल आंसर आएगा वो 533। ऐसे नंबर होंगे जो पूरे पूरे डिवाइड नहीं होंगे, किस पे, 3 और 5 पे। यू अंडरस्टैंड, समझ लगी ना बात की। जी डियर स्टूडेंट्स, अगर हम आगे बात करें तो लेक्चर नंबर आपके पास है 35 से लेकर 38 तक। ये लेक्चर्स आप करेंगे STA 301 के अंदर से। कैसे करेंगे मैं बता देता हूँ, सारा सीरीज़ पड़ी हुई है STA 301। आप यूट्यूब पे सर्च करें, मेरे ही लेक्चर आएंगे सबसे पहले। STA 301 यूट्यूब पे आपने सर्च करना है। गूगल पे भी करेंगे तो सबसे पहले लोकल नंबर 1 पे मेरे ही आएंगे, यूनिवर्सिटी के बाद मेरे आएंगे, ठीक है। और अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी इज़्ज़त मिली है STA 301 को पढ़ा के, क्योंकि बहुत ज़्यादा लोगों ने सपोर्ट की और बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स हैं जो STA 301 में पढ़ते हैं। और एवरी जो भी आपका प्रोग्राम उसके अंदर STA 301 पढ़ी जाती है। तो वहाँ पे आपने क्या करना है, लेक्चर नंबर 17 से लेकर लेक्चर नंबर 21 जो है ना, वो आपने अच्छे से गौर से सुनने हैं। वहाँ पे मैंने ताश के बारे में बताया गया कि प्रोबेबिलिटी क्या होती है, ताश का मैंने बताया सारा। फिर उसके बाद में मैंने लूडो के दानों का अच्छे से कंसेप्ट उसका क्लियर करवाया, ठीक है। आपने अच्छे से करना है। थोड़ा सा मैं बता भी देता हूँ कि इंट्रोडक्शन क्या होता है इसका। थोड़ा बहुत चांस है कि जब भी आप कोई क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, कोई भी आप थ्योरी पढ़ रहे हो, आप कोई काम कर रहे हो, उसके अंदर जो चांसेस होते हैं ना कि ये चीज़ हो सकती है, ये नहीं हो सकती। जैसे देखें, एक मैच हो रहा है, मैच के अंदर 3 पॉसिबिलिटीज़ होती हैं। टाई मैच हो सकता है, आप हार भी सकते हो, आप जीत भी सकते हो, समझ लगी ना बात की। तो ये जो चांसेस होते हैं ना, जैसे आप सिक्का टॉस कर रहे हो तो हेड आने के हाफ़ चांसेस हैं, टेल आने के हाफ़ चांसेस हैं, एट ए टाइम इकट्ठे नहीं आ सकते। मैंने एक एक उसमें डेफिनेशंस क्लियर करवाई हैं, एक एक पॉइंट क्लियर करवाया हुआ है। इसलिए यहाँ पे टाइम ज़ाया किए बगैर मैं कह रहा हूँ कि आप वहाँ पे चले जाएँ, क्योंकि टाइम कम है। मैंने दूसरा भी काम करना है STA 301 में, आप कर लें क्लियर से, ठीक है। मैंने इसी तरह MTH202 को कंप्लीट करने के बाद MTH 301 कैल 2 भी क्लियर करनी है। तो कहने का मतलब ये है कि अभी बहुत ज़्यादा काम पड़ा हुआ है, इसलिए आपने छलांग लगानी है, मैंने नहीं लगानी, ठीक है। तो आप STA 301 में चले जाएं, वहाँ पे आप जाके करिएगा, ठीक है, लेक्चर। और थोड़ा सा मैं आपको थोड़ा बता भी देता हूँ, इसका इंट्रोडक्शन दे भी देता हूँ, एक एग्जांपल दे देता हूँ कि देखें मेरे पास अगर एक सेट है, उसके अंदर मैंने नंबर लिख दिए हैं इतने, ठीक है। मुझे कहता है प्रोबेबिलिटी बताओ, ऐसी प्रोबेबिलिटी बताओ कि ऐसे नंबरों की प्रोबेबिलिटी बताओ कि जो पूरे 2 पे डिवाइड होते हैं, वो कौन कौन से नंबर हैं, 1 2 3। तो मैं क्या करूँगा, मैं प्रोबेबिलिटी निकालूंगा उसकी। प्रोबेबिलिटी ऑफ A इज इक्वल टू टोटल कितने हैं, 6 को बटे में लिखूँगा। और कितने नंबर हैं जो 2 पे पूरे डिवाइड होते हैं, 3, वो मैं उनकी तादाद ऊपर लिखूँगा। तो ये होती है प्रोबेबिलिटी, समझ लगी ना बात की। सिंपल सा कंसेप्ट है प्रोबेबिलिटी का। GD स्टूडेंट्स, अगर हम आगे बात करें तो आपके पास है नेक्स्ट लेक्चर नंबर 39 इंट्रोडक्शन टू ग्राफ्स, ठीक है। टर्मिनोलॉजीज़ हैं वो देख लेते हैं कि इसके अंदर क्या क्या हमें सीखने को मिलेगा। पहले ग्राफ की बात कर लेते हैं। हमेशा बात याद रखिएगा कि एक एज जो है ना, एक एज एक वर्टिस से भी मिलकर बन सकता है अगर वहाँ पे लूप बनती है। लूप क्या है वो बता देता हूँ। लूप आपको मैंने पीछे भी आई थिंक नहीं बताया होगा, तो हाँ, लेक्चर जो है ना, लेक्चर नंबर तकरीबन 11 या 10, उसमें मैंने बताया था लूप क्या होता है। लेकिन अब वहाँ यहाँ पे मैं डिस्कस कर देता हूँ कि लूप एक पॉइंट है, यहाँ से स्टार्ट हुआ, घूम के फिर यहाँ पे आ गया, एक दायरा बन गया, इसे कहते हैं लूप। तो एक वर्टिस है सिर्फ V3, तो ये देखो ये घूम के फिर यहाँ पे आ गया, तो इसका एज बना है E6। तो इसका मतलब है कि एक वर्टेक्स से भी आपका एज बन सकता है, लेकिन याद रखिएगा 1 या 2। तो ये देखें V1 और V2 वर्टिस हैं किसके, E1 के, तो ये एज इसका बन गया। समझ लगी ना बात की। चलें अब क्या करते हैं, थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं इसके ऊपर ही। एन एज कनेक्ट्स एदर 1 और 2 वर्टिस कॉल्ड इट्स एंड पॉइंट्स। हम एज देखो ना, एज के जो ये वाले वर्टिस हैं इन्हें हम एंड पॉइंट्स कहते हैं, V1 और V2। ओके गया, यही बात सारी उसने लिखी हुई है। उसके बाद है दूसरा पॉइंट, एन एज विद जस्ट 1 एंड पॉइंट इज़ कॉल्ड आ लूप, जो मैंने पहले आपको बता दिया वही आ गया। थस आ लूप इज़ एन एज डैट कनेक्ट्स वर्टस टू इट सेल्फ। बिल्कुल सही बात है, ठीक है। डैट इज़ E6 मेक्स अ लूप एज इट एज ओनली 1 एंड पॉइंट V3,
ठीक है ना। ये देखने ज़रा V3 और E6 की उसने बात कर दी, यहाँ पे लूप बनता है और एक आपका यहाँ पे एक एज है और एंड पॉइंट भी एक ही है, ठीक है। उसके बाद टू वर्टिसेस दैट आर कनेक्ट बाय एन एज आर कॉल्ड एडजेसेंट। एडजेसेंट मतलब इसे एडजेसेंट कहेंगे। V1 और V2 कहता है दो वर्टिसेस से जो एज बनता है उसे एडजेसेंट कहते हैं, ठीक है ना। एंड अ वर्टेक्स दैट इज एन एंड पॉइंट ऑफ अ लूप इज सेड टू बी एडजेसेंट टू इटसेल्फ, ठीक है ना। तो जो लूप होती है वो इटसेल्फ एडजेसेंट होती है V3 जैसे ये, ठीक है ना। उसके बाद चौथा पॉइंट है एन एज इज सेड टू बी इंसिडेंट ऑन ईच ऑफ इट्स एंड पॉइंट्स दैट इज E1 इज इंसिडेंट ऑन V1 एंड V2, ठीक है ना। अगर आपके पास V1 और यहाँ पे V2 है, यहाँ पे आपके पास E1 आ गया है, तो ये इंसिडेंट है, इसका आपके पास यहाँ पे लूप नहीं बना। अगर लूप बनेगा तो वो एडजेसेंट ये भी है और लूप पे भी एडजेसेंट होता है, लेकिन इंसिडेंट जब लूप नहीं बनेगा, ठीक है। उसके बाद है अ वर्टेक्स ऑन विच नो एजेस आर इंसिडेंट इज कॉल्ड आइसोलेटेड। आइसोलेटेड कब होगा? जब उसका आगे पीछे कुछ भी नहीं होगा, अकेला अकेला पड़ा होगा, जब उसका क्या नहीं होगा, इंसिडेंट नहीं होगा। इंसिडेंट मतलब कि उसके क्या नहीं होंगे, एंड पॉइंट्स नहीं होंगे, ठीक है ना। V1 और V2 यहाँ पे एज कोई नहीं बनेगा, तो अकेला अकेला सेपरेट पड़ा होगा तो वो आइसोलेटेड होगा। उसके बाद लास्ट पॉइंट, टू डिस्टेंस एजेस विद द सेम सेट ऑफ एंड पॉइंट्स आर सेड टू बी पैरेलल, ठीक है ना। ये देखो E2 और E3 आपस में पैरेलल हैं, ठीक है ना। समझ लगी बात की, बिल्कुल बराबर एक दूसरे के बराबर जा रहे हैं, इक्वल जा रहे हैं, तो ये पैरेलल हैं। यू अंडरस्टैंड, समझ लगी ना बात की। जी डियर फ्रेंड्स, अगर हम आगे बात करें तो आपके पास एक ग्राफ है, उसकी टोटल डिग्री निकालनी है आपने। कैसे निकालोगे, ये पेपर में पूछा जा चुका है और पूछेगा भी। देखें ज़रा, एक ग्राफ है आपके पास, इसके आप डिग्री ऑफ V1 निकाले, मतलब कि डिग्री ऑफ V1 जो है वो यहाँ पे पड़ा हुआ, वो आइसोलेटेड है। आप देखो डिग्री क्या होती है, उसके एजेस, उसके जो एज होते हैं वो उसकी डिग्री होती है। इसका तो कोई एज ही नहीं है, तो ज़ीरो, इसकी डिग्री क्या होगी, ज़ीरो। यू अंडरस्टैंड। उसके बाद डिग्री ऑफ V2 निकालो, मतलब V2 की डिग्री क्या निकलेगी। देखो इसका एज क्या है, E1 और E2, तो 2 इसका आंसर आ गया, डिग्री ऑफ किसका, V2 का, ठीक है। समझ लगी ना। अब देखो डिग्री ऑफ V3 निकालो, डिग्री ऑफ V3, तो इसका क्या होगा, E1 और E2 इसके एजेस हैं और E3 भी इसका ही एज है, लेकिन जब भी आपके पास लूप बनेगी तो आपने उस एज को 2 टाइम कंसिडर करना है, ठीक है ना। यहाँ पे आपने 2 टाइम से ट्वाइस आपने करना है। ये देखो ये नोट लिखा हुआ है, द डिग्री ऑफ लूप इज़ काउंटेड, कितनी टाइम है, ट्वाइस, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया, E1, E2 और E3 और ये 2 टाइम है, तो कितना हो गया, 4। इसकी डिग्री कितनी आ गई, 4। लूप की डिग्री जहाँ पे लूप बनता होगा वहाँ पे आपने क्या करना है, ट्वाइस करना है, ठीक है, लूप के लिए। अब करना क्या है, सब को आपने ऐड कर देना है, ठीक है ना। सम ऑफ ऑल डिग्रीज ऑफ वर्टिसेस, ठीक है ना, इज कॉल्ड टोटल डिग्री ऑफ ग्राफ, ठीक है। समझ लगी ना बात की। 0 + 2 + 4 6 आ गया, ये मैंने आपको पहले बता दिया है। अब हैंड शेकिंग थ्योरम क्या होता है, हैंड शेकिंग थ्योरम होता है टोटल डिग्री ऑफ ग्राफ, मतलब G, डिग्री V1, डिग्री V2, डिग्री V3 अप टू सॉन। अब करना क्या है, ये सारा ये तरीकाकार तो सारा यही है जो मैंने किया, लेकिन नीचे क्या है, ये पते की चीज़ है। 2 × नंबर ऑफ एजेस, 2 को मल्टीप्लाई कर दो उसके एजेस के साथ, ये हैंड शेकिंग थ्योरम होता है। समझ लगी ना बात की। देखो इसके एजेस कितने हैं, V1, V2 और V3, ठीक है ना। इनके एज देख लो कितने बनते हैं, वो तो आइसोलेटेड है। E1 एक एज, E2 दूसरा एज, और उसके बाद E3 तीसरा एज। समझ लगी ना बात की, E3 तीसरा एज। कितने एज हैं, मतलब टोटल E कितने हैं यहाँ पे, E1, E2, E3, तो 3 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करो 6 आएगा, देख लो। ओके, समझ लगी ना बात की। अच्छा जी डियर फ्रेंड्स, अगर हम आगे बात करें तो आपके पास लेक्चर नंबर 40 से 45 तक जो भी इंपॉर्टेंट फार्मूलाज हैं, ट्रिक्स हैं, वो मैं आपको बताने लगा हूँ। वो आपने अच्छे से कर लेने, शॉर्ट में और ऑब्जेक्टिव में वो लाजमी पूछेगा। चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें तो आपके पास है आइलर फार्मूला। आइलर फार्मूले में क्या करना है आपने, उसमें किसी भी डायग्राम के फेसिस जो होते हैं वो निकालने होते हैं आइलर फार्मूले में। अब फेसिस अगर गिवन देगा तो वर्टिसेस भी देगा, तो फिर आपने एजेस निकालने हैं। मतलब F की वैल्यू, E की और V की वैल्यू, किसी एक की वैल्यू आपने निकालनी होती है। यहाँ पे उसने गिवन दी है E की और V की,
तो आपने पुटिंग वैल्यू करके फॉर्मूले में तो आपने क्या करना है, फेसेस निकाल लेने हैं। समझ लगी ना बात की। आइलर फॉर्मूला आपने याद रखना है। उसके बाद है कंप्लीट ग्राफ। कंप्लीट ग्राफ क्या होता है? कंप्लीट ग्राफ ऐसा ग्राफ जिसमें उसने एजेस जो है ना वो गिवन नहीं दिए होते, जिसमें एजेस उसने पूछे होते हैं। समझ लगी ना बात की। और वो के साथ या के एन के साथ डिनोट करते हैं कंप्लीट ग्राफ को। तो देन देखो ज़रा, ये एक ग्राफ दिया गया V1 और V2, इसके 2 वर्सेस हैं। इसके एजेस निकालने हो तो कैसे निकालेंगे? एन की जगह पे आप देखो ये फॉर्मूला लगाएंगे कंप्लीट ग्राफ के लिए, के एन इज इक्वल टू एन इंटू एन माइनस वन डिवाइड बाई 2। तो एन की जगह पे 2 लगा देंगे, 2 माइनस 1 1, और 2 के साथ 2 कैंसिल, तो 1 आ गया इसका आंसर। तो इसका मतलब इसका देखो वर्सेस 2 और एक एज, इसका एक ही एज बनेगा ना E1। समझ लगी ना बात की। इसी तरह इसका एज कोई भी नहीं है V1 का, इसका K1 उसने नाम दिया है, इसका नाम K3 दिया है। तो ये आपने खुद करना है। आप देखो इसकी जगह पे क्या लगाएंगे, V1 है, यहाँ पे V1 है, वर्सेस कितने हैं यहाँ पे, वर्सेस यहाँ पे सिर्फ एक ही वर्टेक्स है, ठीक है ना। तो n की जगह पे 1 लगाओ, यहाँ पे लगाओ 1, 1 माइनस 1 0, 0 सारा 0 हो गया। तो आप देखो यहाँ पे इसके एजेस क्या है, कुछ भी नहीं, 0 है। समझ लगी ना बात की। तो ये ज़रा ध्यान से फॉर्मूला कीजिएगा, क्लियर है। दो में ज़्यादा से ज़्यादा याद रखिएगा, अपनी स्टडी के ऊपर फोकस कीजिएगा। इंशाल्लाह इसकी सीरीज़ को हम कंप्लीट करेंगे आपके बहन भाइयों के लिए। आपके लिए तो नहीं कर सके, इंशाल्लाह आपके बहन भाइयों के लिए करेंगे। और ज़्यादा से ज़्यादा जो ना अपने लिंक को शेयर कीजिएगा, ठीक है ना, इस वीडियो के। और इंशाल्लाह जो है ना ये सदाबहार कह लो लेक्चर्स हैं, ऑब्जेक्टिव के लिए, शॉर्ट के लिए, लॉन्ग के लिए, ये सदाबहार हैं। मतलब कह लो कि शॉर्ट, टू मच शॉर्ट। तो ये टू मच शॉर्ट लेक्चर्स आपको दिए हैं, तो ध्यान से तैयारी कीजिएगा, फोकस कीजिएगा अपनी स्टडी के ऊपर। दुआओं में ज़्यादा से ज़्यादा अपने भाई को याद रखिएगा और हमारे लिंक को लाजमी तौर पे शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।